जो निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए, शहीद हुए, मैं उनको कहूंगा, उनको सर झुका के नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कश्मीर के 16 नागरिक मारे गए, जिसमें एडीसी राजकुमार थापा और 2 जुड़वा बच्चे भी मारे गए। उनको भी सर झुका के नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल असिस्टेंट सुरेंद्र कुमार जी को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी को, बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक जी को, आर्मी के लांस नायक दिनेश कुमार जी को, सुनील कुमार जी को, मुरली नायक जी को, अली शेख जी को और पवन कुमार जी को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मान्यवर, कल से लेकर आज तक दोनों सदनों में सरकार की ओर से बहुत सारी बातें कही गई, अपना मुंह से खुद ही बखान किया गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर, क्योंकि सवाल आपसे बनते हैं। पहलगाम में जो निर्दोष लोग बैसरन घाटी में गए थे, उनको आकर 5 खूंखार आतंकवादियों ने कैसे मार दिया? भारत की सीमा के अंदर 200 किलोमीटर वो आतंकवादी कैसे घुस गए? कहां से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, उसके लिए कौन जवाबदेह है? और जब हम सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे थे, त्रुचि शिवाजी भी थे, और मान्यवर हमको बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया कि बैसरन घाटी में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 15 दिन पहले ही लोग आते हैं। ये तो पता नहीं किस गलती से होटल वालों के साथ मिलकर बैसरन घाटी को खोल दिया गया। अब इतने सारे अलग अलग दलों के नेताओं को सरकार के जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में गलत जानकारी दे रहे हैं। बाद में जब हमने पता किया तो पता चला कि हमेशा वो बैसरन घाटी खुली रहती है, लेकिन वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे मान्यवर। वो लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, अपनी जान गंवाते रहे, सहायता मांगते रहे, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं गया था शुभम द्विवेदी जी के घर कानपुर में मान्यवर, और उनके पिता ने रो के एक ही मांग कही। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था। उनके परिवार के लोगों ने, उनके पिताजी ने रो रो के एक ही बात कही, हमारे बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। जो लोग इसमें मारे गए हैं, सरकार हमें क्या मदद देती है उससे हमें लेना देना नहीं, कम से कम हमको शहीद का दर्जा दिया। ये उनकी पीड़ा थी, उनकी मांग थी। मैं आपके माध्यम से सरकार तक उनकी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं मान्यवर। बताया गया कि जब यह घटना हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात कही। उसके बाद प्रधानमंत्री को इसकी सूचना मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम
छोड़ के भाग के आते सऊदी अरबिया से। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निश्चित पहलगाम जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं गए मान्यवर। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार गए। प्रधानमंत्री जी 1 मई को महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, फिल्मी सितारों को संबोधित करने गए, लेकिन जो लोग पहलगाम में मारे गए थे उनकी पीड़ा, उनका हाल, उनका दुख, उनकी तकलीफ जानने के लिए नहीं गए। मान्यवर, यहां कहा गया सेना के शौर्य को, बहादुरी को नमन कीजिए। हम करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन आपने सेना के लिए क्या किया? जया बच्चन जी कह रही क्या हैं, यह देश जानना नहीं चाहता? जया बच्चन जी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हो। कौन कह रहा है? जया बच्चन जी। आपने उतनी दूर से नहीं सुना होगा मान्यवर, आपने सुना नहीं होगा। आप सुन लीजिए मान्यवर, आप सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए मान्यवर। तो फिल्मी सितारे जो आपने कहा ना, वो जिस तरह से आपने कहा कुछ डेरोगेटरी लगा, यही मेरा ऑब्जेक्शन। मान्यवर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को आपने संबोधित किया या किसी आप कार्यक्रम में गए, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे क्या थी? सवाल यह है कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी देश में आते, बिहार का चुनाव छोड़ते, पहले आप पहलगाम जाते। पहले आप उस घटनास्थल पे जाते। हमारा सवाल यह है, अभी त्रुचि शिवाजी बहुत दुखी थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री कहां हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं? अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है, वो अवतार है, कृपया भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर, नॉन बायोलॉजिकल सर, ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। आपको इसका महत्व नहीं नजर आता? आपको कह रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए नहीं आना चाहते, राजनाथ सिंह की बात सुनने आ जाते। ये लोग भी बकवास करते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। बकवास वो भी सुनने नहीं आते, बकवास बोला सब, बकवास सब नहीं, उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनका सुन ले वैसे मैंने उनका सुन लिया, मैंने उनका सुन लिया। तो आपके मंत्री यहां बकवास करते हैं? आपके माननीय मंत्री, सांसद, नेता जो आते हैं यहां बकवास सब मत बोलिएगा, आप चेयर ने मना कर दिया। चलो मान्यवर, ये सेना के सम्मान की बात हो रही है। आपने कितना सेना का सम्मान किया? 3 साल तक भारत के सेना की भर्ती बंद रही मान्यवर, और उन 3 सालों में भर्ती बंद होने के कारण 1,80,000 सेना की तादाद को कम किया गया। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपकी आलोचना होनी चाहिए। आपने भारत की सेना में भर्ती होना, वो चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, चाहे बिहार का, चाहे हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, उसके लिए गौरव और सम्मान की बात होती थी। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, उसकी मां दूध पिला के तैयार करती थी अपने बेटे को कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति देके भारत माता की रक्षा करेगा। ये आपने उस जगह पे 4 साल की नौकरी कर दी। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। आपके पास
सब कुछ के लिए पैसा है, अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया, उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनके पास उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर, सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ, कल से कहा जा रहा है नहीं, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, हमने अपने आप सीज फायर डिक्लेयर किया, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत का स्टैंड एक ही रहा है, हम पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानते। अगर उस बात के साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने विश्वासघात किया है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया है। मानवर, अमेरिका की मध्यस्थता आपने स्वीकार की, और मैं इसलिए चंद लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू उधर उधर की। आप ही का चेहरा आ रहा है सर, थोड़ा निर्देश दे दीजिए, आप ही को दिखाए जा रहे हैं बार बार। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, लेकिन तेरी रहबरी पर सवाल है, आपकी रहबरी पर, आपके नेतृत्व पर सवाल है, और यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। 10 मई को भारत, जो 144 करोड़ की आबादी का मुल्क है, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस भारत के मामले में सीज फायर का डिक्लेरेशन भारत की धरती से नहीं होता, अमेरिका की धरती से होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वो ट्वीट करके जानकारी देता है सीज फायर हो गया दोनों देश में, हो जाएगा। हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, हमारी सेनाएं मैदान में हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है सीज फायर हो गया।